हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआरएस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो चैप्टर सर्टेन पार्ट में बटा हुआ है, शॉर्ट में निपट जाएगा, तो पूरी वीडियो को एक साथ देखने की कोशिश करें। तो यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल गांव की बात चल रही है कि विलेज ऑफ पालमपुर करके। यहाँ पे ये बताने की कोशिश है कि फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में कैसे ये गांव कनेक्टेड है या फिर कैसे क्या क्या काम यहाँ चलता है। ये कहानी आप फ्रंट पेज अगर आप पढ़ना चाहते हैं खुद से देख लीजिएगा। नीचे बस एक छोटी सी कहानी दी है जिसका एग्जाम के पर्पज से कोई लेना देना नहीं है। जैसे गिलबर्ट एटेन करके कोई बंदे हैं, उन्होंने ये बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे ये एक स्टडी टाइप कंडक्ट किया होगा, उसके बेसिस पे ये कहानी बनाई गई है। ठीक है, चलिए चालू करते हैं इस चैप्टर को। पहला टॉपिक जो इस चैप्टर का आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। यानी कोई भी आप प्रोडक्शन का काम करते हैं तो क्या चीज़ें आपको ज़रूरी होंगी। तो कह रहा है द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। यानी प्रोडक्शन का एक ही मतलब है कि जो भी चीज़ें हमें चाहिए, चाहे वो कोई चीज़ें हों या सर्विसेज, उन्हें हम प्रोड्यूस करेंगे। 4 रिक्वायरमेंट रहती हैं कोई भी चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो। एक एग्जांपल के लिए, जैसे आप जो भी व्यूअर्स हैं, आप सोच लीजिए आप कोई भी एक बिज़नेस करना चाहते हैं, तो बिज़नेस के टर्म में ज़्यादा इजी रख पाएंगे याद करने के लिए। तो कोशिश कीजिएगा कि आप पहले यहाँ पे पॉज करिए वीडियो को और सोचिए कि मान लीजिए मुझे कोई प्रोडक्शन करना है, चाहे वो कोई शू की कंपनी हो सकती है या फिर कोई फ़ोन हो सकता है, कोई भी चीज़ें हो सकती है। अगर आपको कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करना है तो क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, तो उन्हीं के बेसिस पे हम ये 4 फैक्टर समझेंगे। और अब इन 4 फैक्टर्स को आप उस कहानी में इंटरवीन कर दीजिए या फिर एक तरीके से जोड़ दीजिए। इससे ये 4 फैक्टर आपको लंबा याद रहेगा। पहला फैक्टर या फिर कह लीजिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल। इसी लैंड के अंदर ही ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे फैक्ट्री बनाना है तो कोई ना कोई ज़मीन तो चाहिए होगी, कहीं प्लॉट होगा, कहीं तो काम करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हवा में आप अपनी फैक्ट्री लगाएंगे। सिंपल। दूसरी चीज़ जो हमारी रिक्वायरमेंट का पार्ट है वो है लेबर। फैक्ट्री लगाएंगे तो लेबर भी चाहिए होगी, अकेले तो है नहीं कि आप अकेले खड़े होकर सारा प्रोडक्शन अकेले संभाल लेंगे। सो कह रहा दैट इज पीपल हु विल डू द वर्क, यानी आपके फैक्ट्री में जो लोग काम करेंगे। अब देखिए लेबर एक प्रकार की तो होती नहीं है, कोई लेबर होगी जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का काम करेगी, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करेगा, वहीं पे कोई बहुत पढ़ा लिखा होगा तो हो सकता है डॉक्टर वाला काम कर रहा होगा अगर कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल वगैरह है। उसी तरीके से एक नॉर्मल लेबर होगी जो बेसिक लेवल तक के काम करेगी। तो क्या कह रहा है, सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स, यानी कुछ केस में आपको बहुत पढ़े लिखे लोगों की जरूरत होगी to perform the necessary task. Other activities require worker who can do manual work, यानी कुछ लोग आपको चाहिए होंगे जो मैनुअल वर्क करें। Each worker is providing the labor necessary for production। ठीक है, तो ये हो गए हमारे शुरू के 2 पॉइंट, पहला लैंड, दूसरा लेबर। तीसरा चीज आ जाता है फिजिकल कैपिटल। कैपिटल का मतलब राजधानी नहीं, यहाँ बात कर रहे हैं इन टर्म ऑफ रुपीज, पैसा, इन्वेस्टमेंट। तो चलिए, दैट इज द वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो ये 2 पार्ट में हमारा बैठता है। मतलब फिजिकल कैपिटल 2 पार्ट का है। पहला टूल्स, मशीन एंड बिल्डिंग। जैसे जब आपने मान लीजिए एक प्लॉट ले लिया, लेबर वगैरह आपको पता है कि मुझे कहाँ से मिल जाएगी, तो पहले आप फैक्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री में टूल्स लाएंगे, मशीनें लाएंगे, ये सब चीज़ें लगाएंगे और अपनी बिल्डिंग को वहाँ पे खड़ी करेंगे। So tools and machine range from very simple tool such as farmer plow to sophisticated machines such as generator, turbine, computer, etc. सिंपल सी बात है, फैक्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री में हो सकता है छोटा सा एक हथौड़ी से लेके एक बहुत बड़ी मशीन तक लगेगी जो आपका प्रोडक्शन का पार्ट होगा। टूल्स, मशीन, बिल्डिंग कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स आर कॉल्ड फिक्स कैपिटल, यानी एक बार इन्वेस्टमेंट मांगती है चीज़ें, बाकी मेंटेनेंस तो हर एक लेवल पे लगा ही रहेगा। अब देखिए आपने फैक्ट्री लगाया, फैक्ट्री की रोज तो दीवार बनाएंगे नहीं, एक बार फैक्ट्री की दीवार खड़ी हो गई, फैक्ट्री बन के हो गई तैयार। ठीक है। दूसरी चीज़ है रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। लेबर है आपके पास, सैलरी देना है, वो मंथली एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाएगा। रॉ मटेरियल हो सकता है वीकली बेसिस पे आ रहा होगा आपके फैक्ट्री में, जैसे शू का एग्जांपल ले लीजिए, तो लेदर या फिर जो भी आपका मटेरियल होगा जिसके बेसिस पे आप शूज़ बना रहे होंगे, वो तो वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे भी हो सकता है। आपका प्रोडक्शन बड़े लेवल पे हो तो आपको डेली चाहिए होगा। उसी तरीके से ये जो एक्सपेंडिचर है ए पार्ट वाला, ये हो सकता है फिक्स कैपिटल है, इसीलिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये वाला जो है ये हमेशा चलने वाली चीज़ों में से है, इसलिए हम इसको वर्किंग कैपिटल का पार्ट मानते हैं। तो चलिए समझते हैं। कह रहा प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज यार्न यूज्ड बाय वीवर एंड द क्ले यूज्ड बाय पॉटर। Also, some money is always required during production to make payment and buy other necessary items.
यानी एक यार्न से लेके एक पॉटर का चाहे वो क्ले क्यों ना हो, ये एक रॉ मटेरियल का पार्ट है। ये हमेशा हर लेवल पे बार बार चाहिए होगा, और पैसा चाहिए होगा आपको सर्टेन पेमेंट वगैरह करने के लिए, चाहे वो मंथली बिजली बिल हो सकता है या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। इस लाइन को आप मार्क कर लीजिएगा अपने बुक में भी, और कहीं लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अनलाइक टूल्स, मशीन एंड बिल्डिंग, दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। फोर्थ रिक्वायरमेंट, यानी तीन चीज़ें हमने देख लिया। लैंड हो गया हमारा, इसके बाद हमारे हो गए लेबर, और चीज़ हो गई एक हमारी कैपिटल। ठीक है, फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है, जिसके लिए समझिए आप ये वीडियो देख रहे हैं इनडायरेक्टली। कह रहा है फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस आउटपुट आइदर टू यूज योर सेल्फ और सेल इन द मार्केट। दिस, इसी को हम आजकल क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल। इंसान भी अपने आप में, जैसे आप बोलेंगे तो लेबर में आ गया, नहीं, ह्यूमन कैपिटल का आप पार्ट हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें आप बनाएंगे, चाहे वो अपने यूज़ के हो या फिर उसे बेचने के लिए, तो इसी को हम ह्यूमन कैपिटल के पार्ट में डालते हैं। और ये नेक्स्ट चैप्टर में दोबारा घूम के आएगा, जो चैप्टर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड, ये वाली जो लाइन है ये आपके बुक में भी एज इट इज़ लिखी हुई है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा और याद कर लीजिए। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एग्जाम में आने वाला सवाल ये है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, और बड़े में पूछ ले तो ये जो पॉइंट अभी मैंने एक्सप्लेन किया है सेम आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, बस फिजिकल कैपिटल दो पार्ट में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इस पालमपुर वाले चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर दो पार्ट में बटा हुआ है, एक फार्मिंग एक्टिविटी और एक है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। तो पहले हम फार्मिंग एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। पहला टॉपिक फार्मिंग एक्टिविटी का, लैंड इज फिक्स्ड। ये एक तरीके का समझ लीजिए हाइपोथेटिकल गांव है, तो गांव में ज़मीन भी होगी, ज़मीन है, तो इसीलिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, लैंड इज फिक्स्ड। अब ज़मीन रोज़ तो फैलेगी नहीं, but remember, there is a basic constraint in raising farm production. Land area under cultivation is practically fixed. बिल्कुल सही बात है, ज़मीन तो फिक्स रहेगी, कुछ एरिया में घर बन चुके होंगे, हो सकता है थोड़ा सा एरिया कहीं ना कहीं मतलब बेकार पड़ा होगा, जहां आपने कूड़ा फेंक रखा हो या कुछ भी हो सकती है। सिंस 1960 पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन। बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड। वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है साइड में कहीं कोई खाली ज़मीन रही हो, लोगों ने वहाँ खेती करना चालू कर दिया हो। There exists no further scope to increase farm production to by bringing new land under cultivation. आप अपने, अगर आप कहीं गांव वगैरह में रहते हो तो आप नोटिस कीजिए कि आपके आसपास खेती एक फिक्स ज़मीन पे चलती होगी, थोड़ा सा एरिया होगा जो सड़क का होगा, कहीं पे आप कूड़ा वगैरह डालते होंगे। कभी कभार खेती ज़्यादा करनी है तो लोग अपने घर के बाहर थोड़ी बहुत करने लग जाते हैं। आगे यहाँ पे आपके बुक का ही एक पार्ट है जो मैंने यहाँ अलग से लगा रखा है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर, दो इन द विलेजेस यू में फाइंड। गांव में अगर आप देखेंगे तो बीघा, गुंठा, अलग अलग तरीके से गांव में ज़मीन नापी जाती है। 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू द एरिया ऑफ स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स। फुटबॉल का अगर आप ग्राउंड उठाएंगे ना तो लगभग 100 मीटर की लेंथ होती है उसकी, तो वही यहाँ पे बोला गया कि दो ऐसे जोड़ दीजिए, एक ऐसा स्क्वायर जिसकी 100 मीटर साइड्स हो। ठीक है, 100 मीटर की ज़मीन ऐसे हो, तो वही कह रहा है कि 1 हेक्टेयर उसी को हम बोलते हैं। ठीक है, तो आगे एक सवाल है, कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर विद द एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड। तो क्या आपका स्कूल का ग्राउंड इतना बड़ा है या नहीं, एक बार समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल लेवल पे चीज़ें आपको ज़्यादा लंबी याद रहेंगी। दूसरा पॉइंट, यानी पहला तो हो गया लैंड फिक्स है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। यानी आपके पास एक फिक्स ज़मीन है, क्या आप इस ज़मीन से, जैसे एक बार आपने फसल लगाई, आपने फसल काट लिया, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि सेम ज़मीन से ज़्यादा उपज निकाली जा सके, वो अब हम यहाँ से समझने जा रहे हैं। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, कोई भी ज़मीन अब खाली नहीं छोड़ी है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जिसे हम खरीफ बोलते हैं, फार्मर ग्रोज ज्वार, बाजरा, दीज प्लांट आर यूज एज कैटल फीड। It is followed by cultivation of potato between October and December in the winter season, जिसे हम बोलते हैं रबी। अच्छा, एग्जाम में कई बार खरीफ और रबी का भी क्वेश्चन आ जाता है। मैंने डिफरेंस बिटवीन वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे खरीफ और रबी एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, field are sown with wheat. From the wheat produced, farmer keep enough wheat for the family's consumption and sell surplus wheat at the market at रायगंज। अब यहाँ कहानी में एक
हाँ, रायगंज है। गाँव में जैसे यहाँ पे कहानी के रूप में बताया गया है कि पास की एक मार्केट है रायगंज, वहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा लोग खाना उगाते हैं वो वहाँ ले जाके बेच देते हैं। ठीक है। तो एक तो बेसिक चीज़ हो गई खरीफ और रबी। ये रायगंज एग्जाम में नहीं आने वाला। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। शुगर केन इट्स रॉ फॉर्म एज जैगरी सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। ये फर्जी कहानी है, यहाँ से कोई एग्जाम में नहीं आने वाला। अगर कुछ आएगा तो ये खरीफ और रबी के बीच में डिफरेंस के बेसिस में। अच्छा, याद करने के लिए याद कर लीजिए। खरीफ ऐसा कुछ हिंदी में देखिए 3 शब्दों का है, तो ऐसे बा, री और श। हिंदी में थोड़ा सा हो सकता है मिस्टेक हो, देख लीजिएगा। खरीफ और ये हो गया र बी, ऐसी सर दी। तो दो दो अक्षर का है, इससे आपको याद रहेगा। खरीफ बारिश वाला सीजन है, रबी सर्दी वाला। ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। मेन रीज़न वाई फार्मर आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप इन अ ईयर इन पालमपुर इज ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। यहाँ चैप्टर में बस ये समझाने की कोशिश की गई है कि पालमपुर एक हाइपोथेटिकल गांव है, वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटीज़ बेहतर हो गई हैं, जिसकी वजह से अब लोग ज़्यादा फसल उगा पा रहे हैं। ठीक है। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। यहाँ आप स्टार बना लीजिएगा अपने बुक में, या फिर कहीं पे ये लाइन लिख लीजिए कि एक ही प्लॉट से एक साल में एक से ज़्यादा बार फसल उगाने को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप। मेनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 टू 20 ईयर। यानी वहाँ पे अब लोग आलू को एज अ थर्ड क्रॉप उगाने लग गए हैं। ठीक है। आगे, यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। एक चीज़ आपने देख लिया इस सेकंड पॉइंट का, हमारा जो मेन पॉइंट है कि क्या और हम सेम प्लॉट से ज़्यादा खेती कैसे कर सकते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग करके, यानी साल में 2 बार 3 बार फसल लगाइए। द अदर वे इज़ टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड फॉर हायर यील्ड। यानी ज़्यादा उपज प्राप्त करने के लिए हमें मॉडर्न तरीके अपनाने पड़ेंगे। यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सीजन। ये भी आप स्टार बना लीजिए। यील्ड क्या होता है? एक तरीके का एक सीजन में आप किसी एक जगह से क्या उगा रहे हैं। टिल द मिड 1960s सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वन। यानी यहाँ बताने की कोशिश है, या फिर कह लीजिए चैप्टर आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर टॉपिक डाल रहा है, जो मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। टिल द मिड 1960s सीड यूज्ड कल्टीवेशन में वो नॉर्मल सीड्स यूज होती थी जिनकी फसल की उपज कम होती थी। ट्रेडिशनल सीड नीडेड लेस इरिगेशन, उनको कम सिंचाई में ही हो जाता था काम। फार्मर यूज्ड काउ डंग एंड ऑल अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर। ऑल दीज वर रेडली अवेलेबल विद द फार्मर हु डिड नॉट हैव टू बाय देम। यानी यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है साल 1960 यानी ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले के समय में क्या होता होगा। एक नॉर्मल फार्मर नॉर्मल सीड लेता था, उसे छींटता था, आसपास के जो पानी उपलब्ध होता होगा उस पानी को अपने खेत में डाल देता था खाद के रूप में। वो अपनी गाय का गोबर, घर का जो भी मतलब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता था, उन सबको उठाता था, खेत में छींट देता था और खेती कर लेता था। और उपज भी उतनी ज़्यादा नहीं होती थी। वहीं यहाँ बताने की कोशिश है लो यील्ड होता होगा। अच्छा, एक और बात, नॉट ऑल मतलब अगर हम सभी अपने देश के गाँव को उठा लें तो हाई लेवल ऑफ इरिगेशन हर जगह नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द रिवराइन प्लेन, कोस्टल रीजन इन आवर कंट्री आर वेल इरिगेटेड। इन कॉन्ट्रास्ट, प्लेट्यू रीजन सच एज डेक्कन प्लेट्यू, वहाँ पे लो लेवल ऑफ इरिगेशन है। ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री, अ लिटिल लेस देन 40% इज इरिगेटेड। आज भी, यानी हमारे देश में 40% ही ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आज इरिगेशन की फैसिलिटी होगी ढंग की। बाकी लोग कहीं ना कहीं किस पे डिपेंडेंट है? रेनफॉल पे। और ये एक कड़वी सच्चाई है। ठीक है, कि बारिश पे ही हमारी आज भी एक बहुत बड़ी आबादी है जो बारिश पे डिपेंडेंट है अपनी खेती बाड़ी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो इसी सेकंड पॉइंट का ही पार्ट है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे हम बोलते हैं हरित क्रांति। अच्छा, एग्जाम में हरित क्रांति में ये तो नहीं पूछने वाला कि किसने किया है, मैं यहाँ लिखना भी भूल गया, मैं आपको बता दूंगा। एम एस स्वामीनाथन है, जो हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में बोलते हैं, और नॉर्मन बोरलो करके हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे माने जाते हैं। ठीक है, नाम याद रख पाए तो एम एस स्वामीनाथन, ये याद रखिएगा, जो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के एक तरीके से जनक माने जाते हैं, तो इसलिए हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में उनको बोलते हैं। The Green Revolution in the late 1960s introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice। यानी इनिशियली wheat और राइस पे ज़्यादा दबाव डाला गया था, जो एक तरीके की हमारी स्टेपल डाइट है, जो हम मतलब डेली बेसिस पे जो खाते हैं। यूजिंग हाई यील्ड वैरायटी सीड HYV,
इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड द HYV सीड प्रॉमिस्ड टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन। बिल्कुल सही पॉइंट लिखा है। इसकी वजह से आज हम कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए हैं अनाज के प्रोडक्शन के मामले में। एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस far larger quantities of food grain that was possible earlier। यानी जो पहले पॉसिबल नहीं था कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा हम अनाज अब उगा पा रहे हैं। HYV सीड हाउएवर नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। यही एक खतरनाक बात है इस HYV के साथ कि HYV सीड ने उपज तो बढ़ा दिया है, लेकिन साथ ही साथ इसके एक बहुत ही नेगेटिव तो कह लीजिए, नहीं बोलना चाहिए लेकिन नेगेटिव ही है कि जो हमने केमिकल पेस्टिसाइड इस पे छीटा है उसकी वजह से हमारा वातावरण में भी कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इफेक्ट देखा है हमने। हमने आसपास के लोगों के हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट देखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मॉडर्न फार्मिंग मेथड, ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड के कुछ पॉइंट है, देख लीजिएगा। पहला चीज़ है HYV सीड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस ग्रीन रेवोल्यूशन का पार्ट है। दूसरा फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड जो कीड़े वगैरह लगते हैं उनको मारने के लिए। इसके अलावा इरिगेशन, इरिगेशन कैनाल से हो सकता है, पंप सेट से हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी तो इसलिए चाहिए कि इनको चलाने के लिए। बाकी डैम्स से भी जो पानी को कैनाल के थ्रू फॉरवर्ड करके खेतों तक पहुंचाया जाए, और डैम्स बनेंगे तो डैम से बिजली भी पैदा होगी। एक चीज़ और आ जाती है फार्म मशीनरी में, जैसे ट्रैक्टर या फिर उनके पास अलग अलग प्रकार के हल वगैरह। इन ट्रैक्टर्स को चलाने के लिए चाहिए डीजल। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई हमारे मॉडर्न फार्मिंग का पार्ट। High yield were possible only from a combination of HIV seed, irrigation, chemical fertilizer, pesticide। वही चीज़ जो मैंने बताई। Farmer of Punjab, Haryana, Western UP were the first to try out the modern farming method in India। The farmer in these regions set up tube well for irrigation। बढ़िया बढ़िया ट्यूबवेल लगाए लोगों ने, and made use of HIV, chemical fertilizer, pesticide in farming। देखिए HIV के HIV तो नहीं कहना चाहिए, ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से पूरे देश में तरक्की नहीं हुई है। एक सर्टेन एरिया में कह लीजिए, प्राइमरली जिन लोगों के पास पहले से थोड़ा बहुत फंड था उन्होंने इसका ज़्यादा बेहतर फ़ायदा उठाया है। सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर, थ्रेशर विच मेड देम plowing and harvesting faster। They were rewarded with high yield of wheat। In Palampur, the yield of wheat। अब देखिए, एक ट्रेडिशनल सीड और HYV सीड के बीच का डिफरेंस समझने के लिए सबसे बढ़िया ये आपके बुक में लिखा हुआ है कि जहाँ ट्रेडिशनल सीड से 1300 kg पर हेक्टेयर निकलता होगा वीट, वहीं पे HYV सीड अगर वीट का यूज़ किया जा रहा है 3200 kg। देख रहे हैं, लगभग डबल से ज़्यादा का अंतर है। मतलब इतना ज़्यादा बेनिफिट निकल के आ रहा है। ठीक है, बस ये चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान रखना है कि HYV सीड से कितना ज़्यादा बढ़ा। और ये ग्रीन रेवोल्यूशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, एक मैं आपको छोटी सी कहानी बता दे रहा हूँ, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अमेरिका से जैसे आज़ादी के बाद हम लोग कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंडेंट उतना नहीं हो पाए थे फार्मिंग के मामले में। ज़मीनें हम, जबकि हमारे पास ज़्यादा थी, तो हम लोग US वगैरह से और बाहर से इंपोर्ट करते थे अनाज वगैरह। बट US ने एक बारी हमारे यहाँ पे, मतलब एक बारी क्या हो सकता है जेन्युइनली भेजते हो, मैंने ऐसा किसी से सुना था। एक बार इस कहानी को आप खुद के लेवल पे चेक कीजिएगा। PL480 या इस तरीके से वो हमें गेहूँ भेज रहे थे, जो कि सुअरों को खिलाने वाला वीट होता है। तो हमारी गवर्नमेंट ने फिर डिसीजन लिया कि हम कहीं ना कहीं सेल्फ सफिशिएंट होकर रहेंगे इस मामले में, खास करके खाने की चीज़ में। और और आज हम इतना सेल्फ सफिशिएंट हैं कि कहीं ना कहीं हम कई देशों को हम फ्री में भी अनाज दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वही यहाँ पे दिखा रखा है कि मॉडर्न फार्मिंग के लिए आज जैसे ड्रिप इरिगेशन और इस तरीके से स्प्रिंकलर का यूज़ होता है, नहीं तो फार्मर पेस्टिसाइड इस तरीके से पीठ पे लेके और स्प्रे करते रहते हैं। पहला पॉइंट अब हमारा क्या हो गया कि लैंड तो फिक्स है। दूसरा हो गया कि क्या उसी लैंड से ज़्यादा उगा सकते हैं, तो यस, मल्टीपल क्रॉपिंग और ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा उसका चीज़ हो गया। तीसरा, विल लैंड सस्टेन, क्या इसी तरीके से अगर चलता रहा तो क्या लैंड सस्टेन कर पाएगी। जो मैंने पहले आपको बताया कि इसका एक नेगेटिव इफेक्ट वही है कि हमारे इन्वायरमेंट में गंदा होना। Land being a natural resource is a necessity to be careful in its use। Scientific report indicate that modern farming method have overused the natural resource base। यानी जो ज़मीन है उसके अंदर एक नेचुरल फर्टिलिटी होगी, उसका अपने अंदर कुछ ना कुछ मिनरल या कंटेंट होंगे, वो ओवर यूज़ होते चले गए इसके इसमें। इन मैनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। साथ ही साथ इसकी वजह से ग्राउंड वाटर का जो मतलब इस्तेमाल है वो ज़्यादा हो गया। फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैज़ लेड टू डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी घट रहा है। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉयल फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर ईयर्स। यानी ये सब चीज़ें बनने में समय लगा है,
एक बार हमने इनको डिस्ट्रॉय कर दिया तो रिस्टोर कर पाना मुश्किल है। तो हमें अभी से कहीं न कहीं इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, आपको एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। ग्राउंड वाटर के ज़्यादा यूज़ करने से सी लेवल में भी इंक्रीज़ देखा गया है। मतलब ओवर यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर ने पूरे अर्थ पे देखिएगा, आपको सुनने में थोड़ा-सा अजीब लगेगा। चाहे तो आप ऑनलाइन सर्च कीजिएगा इसके रिगार्डिंग। ग्राउंड वाटर को हमने थ्रू आउट द वर्ल्ड इतना ज़्यादा यूज़ किया है धरती के अंदर से निकाल के, कि सी लेवल की राइज़ देखा गया है सी लेवल में, और जिसकी वजह से धरती के घूमने की जो रफ़्तार है, वो भी थोड़ी-सी स्लो हुई है। सोचिए, इतना बड़ा असर हुआ है इस ग्राउंड वाटर के एक्सेस यूसेज से। हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर ऑफ पालमपुर? एज सिंपल, जैसे आप अगर किसी गांव में जाएंगे तो देखेंगे किसी के पास बड़ा प्लॉट ऑफ लैंड है, किसी के पास वहीं बहुत स्मॉल स्मॉल पॉकेट में, मतलब कहीं ना कहीं छोटी छोटी ज़मीनें हैं। जो बड़ी ज़मीन वाला मालिक होगा वो एक साथ ज़्यादा अमाउंट ऑफ फसल उगा पाएगा, और जो छोटा वाला है वो अपने घर के लिए उगा ले, वही बहुत है। तो यहाँ कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है। लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड कैसी है पालमपुर में? पालमपुर ही नहीं, ये पूरे देश में यही हालात है कि किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, वहीं आप उठा के देखें कई लोगों के पास हो सकता है ज़मीन ही ना हो। लैंडलेस फार्मर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, हु विल प्रोवाइड द लेबर? अब लेबर आएगी कहाँ से? सिंपल सी बात है, जिसके पास बड़ी ज़मीन है, वो जो छोटे ज़मीन वाले लोग हैं इनको बोलेंगे आप भैया हमारे यहाँ खेत पर काम कर लेना, जो पेमेंट बनेगी हम दे देंगे, ठीक है। चलिए अब समझते हैं। फार्मिंग रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। फार्मिंग आसान नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि भैया, अगर जो भी वीडियो हमारे देख रहे हैं, अगर आप दिल्ली वगैरह में रहते हैं और आपने कभी किसी गांव वगैरह में विजिट नहीं किया है, तो आप जाइए, देखिए, फार्मिंग एक बहुत बड़ा हार्ड वर्क वाला पार्ट है। ऐसा नहीं है कि इजी इजी गोइंग है ये। स्मॉल फार्मर अलॉन्ग विद देयर फैमिली कल्टिवेट ऑन देयर ओन फील्ड, यानी छोटे जो फार्मर हैं वो अपने खेत पे अपने परिवार वालों के साथ ही काम कर लेते हैं। दस दे प्रोवाइड लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स। मीडियम एंड लार्ज फार्मर यही लोग हैं जो लेबर के रूप में हायर करते हैं, कि इनको जो स्मॉल फार्मर वाले हैं यही यहाँ चले आए काम करने। फार्म लेबरर कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिली, जो मैंने अभी बताया कि जिनके पास ज़मीनें नहीं है, और फैमिली कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। वेजेस कैन बी इन कैश, यानी जो ये लैंडलेस फैमिलीज या फिर ये स्मॉल फार्म वाले जो लोग हैं, वो काम करेंगे तो मिलता है क्या? या तो कैश, या तो क्रॉप, या फिर घर से कोई अनाज वगैरह दे दिया। सम टाइम लेबरर गेट मील ऑल्सो, कई बार ये अपने घर में बना खाना वाना भी खिला दिया। इस तरीके से चलता रहता है। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन। देखिए, अब डिपेंड करता है कहाँ पे आप काम कर रहे हैं। हो सकता है किसान के मतलब एक पंजाब के एक ऐसे किसान के घर पे आप काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी रिच है, तो हो सकता है वो ज़्यादा अच्छी पेमेंट दे दे। वहीं पे आप किसी एक बैकवर्ड एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ उतनी बेहतर डेवलपमेंट नहीं है, हो सकता है वहाँ उतनी पेमेंट ना मिले, 20-25 रुपए दे के बोले कि भैया बस इतने ही बहुत आज का। सो फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, बिल्कुल सच बात है। अब गेहूं की फसल कर रहे हैं या अफीम की? मतलब कोई अफीम की फसल कराएगा तो आपको ज़्यादा अच्छी पेमेंट दे देगा। फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर लाइक सोविंग एंड हार्वेस्टिंग, बिल्कुल सही बात है। आप फसल लगाने गए हैं, काटने गए हैं, ज़्यादा देर काम कराया गया, थोड़ी देर काम कराएगा, उसके बेसिस पे भी डिपेंड करेगी आपकी पेमेंट। देयर इज ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये भी यहाँ पे एक इशू है। अ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस for one particular farm activity like harvesting or for whole year। डिपेंड करता है कि किस तरीके से खेती की जा रही है, तो उस हिसाब से आपको कोई हायर करे अगर आप फार्मिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। फसल देखिए रोज नहीं लगाई जाती है, रोज काटी नहीं जाती है, तो इसलिए डेली इसमें जॉब नहीं होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिक्स, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। अब देखिए, चाहे वो स्मॉल फार्मर हो या बड़े लेवल का फार्मर हो, पैसा तो दोनों को ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे पैसे का जो नेचर है या फिर पैसा जो उनके पास है, उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। You have already seen that the modern farming method require a great deal of capital। पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए। तभी तो आपने देखा है किसानों ने लोन ले लिया और लोन नहीं चुका पाए और आत्महत्या कर लिया। So that farmer now need more money than before। अब क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, तो HYV सीड सस्ते तो होंगे नहीं, वो भी महंगा होगा। केमिकल फर्टिलाइज़र छींटना है, वो भी चाहिए, ठीक है। तो सीड के लिए पैसा चाहिए, बिजली के बिल के लिए पैसा चाहिए, लेबर आएगी उसके लिए पैसा चाहिए, ट्रैक्टर चलाओगे तो उसमें तेल डालने के लिए पैसा चाहिए, तो यानी पैसे का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो समझते हैं, कह रहा मोस्ट स्मॉल फार्मर हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर और द विलेज मनी लेंडर और द ट्रेडर हु सप्लाई वेरियस वेरियस इनपुट फॉर कल्टिवेशन। तो पैसा किसी से वो उधार लेंगे जो स्मॉल फार्मर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज़ वेरी हाई। यही सबसे बड़ा इशू है। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन, यानी लोन की जो
किस्त है या फिर कह दीजिए लोन पे लगने वाला जो ब्याज है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनकी ज़िंदगी इसी में ही घूमती रह जाती है। In contrast to the small farmer, the medium and large farmer have their own saving from farming। यानी देखिए, जिसके पास बहुत बड़ा खेत है तो वो अनाज भी ज़्यादा उगाएगा, उसके पास रिटर्न ऑफ कैपिटल जो आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा, तो अगली फसल लगाने के लिए उसके पास ऑलरेडी पैसा आ गया। दस दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड, इसलिए उनको किसी बैंक या फिर कहीं लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जो खास करके बड़े फार्मर हैं। सेवेंथ, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, वही जो मैंने आपको बताया। लार्ज एंड मीडियम फार्मर सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। जो स्मॉल फार्मर है, देखिए जो छोटे खेत में उगा रहा है वो तो खुद के खाने के लिए अरेंज कर ले, उतना बहुत है उसके लिए। लेकिन जो बड़े फार्म में खेती कर रहा है उसके पास सरप्लस प्रोडक्ट होने की वजह से, सरप्लस यानी जो उसके अपने यूज़ का है उससे ज़्यादा। एक किसान है, मान लीजिए 4 लोगों का परिवार है, उनके घर में 20 किलो या फिर मान लीजिए गेहूँ, अगर 20 किलो आटा अगर लगता होगा तो 20 किलो आटे के हिसाब से साल का 12 दूनी 24, 240 किलो आटा उसको यूज़ होना है। गेहूं की खेती की उन्होंने और बहुत अच्छा खासा मान लीजिए उनका रिजल्ट आता है, रिजल्ट इतने से फसल बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोड्यूस हुई है, तो वो अपने यूज़ का रख के जो बाकी एक्स्ट्रा है उसी को हम सरप्लस जो बोल रहे हैं यहाँ पे, उस सरप्लस वाले को बेच करके, ठीक है, वो अच्छी खासी कमाई कर लेंगे, जो कि नेक्स्ट ईयर जो सीजन में उनको खेती करनी है उसमें अच्छा उनको हेल्प मिलेगा। A part of the earning is saved and kept for the buying capital for the next season. Thus, they are able to arrange for the capital farming from their own savings. Some farmer might also use the saving to buy capital, cattle, truck or to buy shop। मतलब कुछ भी चीज़ें हो सकती है, एक्स्ट्रा पेमेंट से वो कुछ भी कर लें। आप अगर गांव वाले इलाके में रहते हैं तो आसपास आपने देखा होगा जिसके पास बेहतर कमाई हो रही है तो वो उस पैसे को डाइवर्सिफाई करके और भी काम खोल पाता है। कई बार लोग एक शहर से दूसरे शहर आने जाने की अपनी गाड़ी भी लगा लेते हैं, कई लोग शॉप खोल लेते हैं, कई लोग अलग अलग तरीके की अलग बिजनेस एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। एज वी शैल सी, दीज कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज़। मतलब जो यहाँ से फार्म एक्टिविटीज़ से जो एक्स्ट्रा कमाई हो रही है इसी को लोग नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में भी कई बार लगाते हैं। चलिए, जैसा कि मैंने बताया था ये चैप्टर 2 पार्ट में है, पहला फार्म एक्टिविटी, दूसरा नॉन फार्म एक्टिविटी। तो अब आ गए हम इसके सेकेंड पार्ट पे, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। पहला काम वो है डेयरी का। अब देखिए, गांव में अगर आप जाएंगे ना तो सभी लोग इस एक्टिविटी में नहीं इन्वॉल्व होते हैं, आबादी का बहुत छोटा पार्ट होता है जो इसमें इन्वॉल्व है। तो पहला काम क्या है, डेयरी। Other common activity. Dairy is a common activity in many families of Palampur. People feed their buffalo and various kind of grass, jawar, bajra, मतलब ये सब उनको खिलाते हैं। That grow during the rainy season. Milk is sold in रायगंज, वही फर्जी कहानी की पास के जगह में दूध वगैरह बेच देते हैं। तो गाय वगैरह पालते हैं, गाय भैंस, उसका दूध निकालते हैं। दूध ऐसे पैकेट का हमारे यहाँ तो उतना नहीं चलता, लेकिन जो भी है कंटेनर वगैरह में भर के पास के मार्केट में जाके बेचा है। तो पहला एक्टिविटी ये हो गया। दूसरा, एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, यानी किसी भी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। दे आर कैरीड मोस्टली एट होम और इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। रेयरली आर लेबरर्स हायर्ड, मतलब इस काम में शायद ही कभी लेबर वगैरह हायर करते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं उन फैमिलीज़ की जो फार्मिंग से हट के काम कर रहे हैं, यानी हो सकता है वो कुल्हड़ वगैरह का काम करते हो या फिर बड़े पॉट वगैरह बनाते हो या फिर छोटे छोटे कप वगैरह बनाते हैं और वो आसपास के दुकानों पे बेचते होंगे, ठीक है। तो ये हो गया स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो भी वहाँ पे चलता होगा, या तो कोई चेयर वगैरह बनाने का काम है, बेड वगैरह बनाते हैं, इस तरीके से। वहीं पे कहानी दे रखी है आपके बुक में, ऐसी छोटी मोटी कई कहानियाँ दी गई हैं आपको समझाने के लिए कि मिश्री लाल हैं, वो मैकेनिकल मतलब परचेज कराया उन्होंने मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन, मतलब गन्ने को पीसने वाला एक मशीन अपनी फील्ड पे लगा रखा है। शुगर केन क्रश करके उसको बुलक की मदद से पहले क्रश करते थे, लेकिन अब प्रॉपर मैकेनिकल मशीन है और उस मशीन से क्रश करके वो लोग जैगरी बनाते हैं जो कि पास वाली मार्केट में बेच देते हैं, ठीक है। तो एक कहानी के रूप में ये भी है कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ये भी है कि गुड़ निकाल के बेचते होंगे, गुड़ बना के बेचते होंगे गन्ने की मदद से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है शॉपकीपर ऑफ पालमपुर, यानी गांव वाले इलाके में आप जाएंगे और अगर शहर शहर तो नहीं कहना चाहिए, जो नियर बाई बाजार होगा वहाँ आप देखेंगे लोगों के घर ऊपर होंगे, वहीं नीचे छोटी मोटी शॉप्स लगा ली। शहरों में भी होता है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में अगर आप आएंगे तो दिल्ली में भी आपको कई जगह पे देखने को मिलेगा कि ऊपर घर है, नीचे एक दुकान डाल रखी है।
तो ऐसा नहीं केवल गांव में, ये चीज़ें कई जगह पे देखी गई हैं। शॉपकीपर ऑफ पालमपुर कह रहा पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड आर नॉट मेनी इन पालमपुर। द ट्रेडर ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट इन द सिटीज। यानी शहरों के जो होलसेल मार्केट है वहाँ से सामान खरीद के लाते हैं और गाँव में बेचते हैं। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर इन द विलेज सेलिंग वाइड वेराइटी वाइड रेंज ऑफ आइटम, जैसे कि चावल, गेहूं, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरी, कैंडल, नोटबुक, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कई लोग कपड़े वगैरह भी बेच रहे होते हैं। अब सिंपल सा है, यदि आप किसी गांव वगैरह में रहते हो तो आप इमेजिन करिए आपके गांव में कोई ना कोई छोटी मोटी दुकान होगी। हो सकता है वो हर एक सामान बेचते हैं, यानी बीड़ी से लेके बीड़ी, सिगरेट, सोप, बैटरी, ऐसे बैटरी भी, नोटबुक, पेन, कई सारे अलग अलग चीज़ें वो बेचते हैं। वहीं पे आपको हो सकता है कि कोई फर्स्ट एड किट वाली सामान भी मिल जाए, या फिर कोई ना कोई दवाई वगैरह भी हो सकता है आपको बेच रहे हो। यानी कोशिश करते हैं वो पूरी तरीके से हर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट रख लो, कुछ भी बिकेगा और देखा जाए। ठीक है। अ फ्यू ऑफ द फैमिलीज हुज हाउस आर क्लोज टू द बस स्टैंड, यानी जिनके घर बस स्टैंड के आसपास है, वो अपने घर का कुछ पार्ट यूज़ करके स्मॉल शॉप डाल देते हैं और कई बार ईटेबल्स वगैरह भी बेच रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि घर के बाहर ही छोटी सी चाय की दुकान वगैरह भी लगा ली। तो ये हो गया शॉपकीपर वाला पार्ट। ठीक है। फोर्थ ले लेते हैं ट्रांसपोर्ट, जो कि एक फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है। कह रहे हैं यहाँ पे वैरायटी ऑफ व्हीकल्स हैं जो कि पालमपुर से रायगंज को जोड़ते हैं। यहाँ पे रिक्शा वाला, टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, अलग अलग ट्रेडिंग बुलक कार्ट एंड बोगी आर पीपल ट्रांसपोर्ट, यानी अलग अलग ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए लोगों ने अपने अपनी गाड़ियाँ ले रखी हैं। दे फेरी पीपल एंड गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड रिटर्न गेट पेड फॉर इट। नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द सेवरल लास्ट ईयर, यानी कोई हो सकता है मैनुअल से लेके रिक्शा, मतलब ऑटो रिक्शा हो या फिर रिक्शा, या फिर बड़े लेवल पे कोई ट्रक वगैरह चला रहा हो। देखिए, लैंड वाला का मतलब फार्म एक्टिविटीज़ तो हो गई। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को मैंने चार इस तरीके से समझाया। आप अपने आप को या फिर अपने कोई दो चार फ्रेंड्स को इमेजिन कर लीजिए। ठीक है। जो आपके खास दो तीन दोस्त होंगे ही, उनको इमेजिन करिए और एक सेल्फ को इमेजिन कर लीजिए। और ये नॉन फार्म वाले आपको आसानी से याद कर लीजिए, मतलब ये आसानी से याद हो जाएगा। तो हमारे पहले व्यक्ति, आप अपने किसी एक दोस्त को इमेजिन करिए जो कि दूध वगैरह निकालने का काम करता है। तो एक का हो गया डेयरी से रिलेटेड काम। ठीक है। दूसरा दोस्त जो कि पॉट वगैरह बनाता है। और तीसरा दोस्त आपका क्या करता है कि वो ट्रक का बिजनेस करता है, यानी उसका ट्रांसपोर्ट का काम है। तो वो जब बाजार जा रहा था तो इस भाई ने, पहले वाले दोस्त ने बोला भाई बाजार जा रहा है तो मेरा दूध भी ले जाइए बाजार। इस भाई ने बोला ठीक है, मेरा मटके का सप्लाई भी है, इसे भी वहाँ मार्केट में कोई भी एक्स पर्सन है उनको ले जाके पकड़ा देना। ठीक है। तो इस भाई ने बोला ओके रिपोर्ट, बहुत बढ़िया भाई, मैं आपका सामान ले जा रहा हूँ मार्केट में, पकड़ा दूंगा। तो वहीं आप थे, आपने बोला भाई जब जा ही रहा है तो एक काम कर, मेरे लिए बीड़ी वगैरह लेते आना, मैं अपने शॉप पे बेच लूँगा। और कुछ और भी चीज़ें जो आपने इनको बोल दिया लाने के लिए, उन्होंने ला के आपको दे दिया। इस तरीके से क्या हो रहा है कि ये बिज़नेस यहाँ पे चल रहा है। इस ट्रांसपोर्ट वाले बंदे ने इनका दूध भी सप्लाई कर दिया, इनके पॉट को भी सप्लाई कर दिया, और जब मार्केट से आ रहा था तो आपके लिए बेसिक लेवल पे जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड थी वो मार्केट से लाके आपको दे दिया और आप वहाँ पे बेच रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होते हुए है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए और ट्राई करेंगे जितनी जल्दी कवर अप करने का। ठीक है। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।